नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रिजेश। कर्नाटक के रण में बाजी किसके हाथ लगेगी, इसका नतीजा तो 15 मई को आएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक तीसरी पार्टी भी सियासी तलवारबाजी कर रही है। जेडीएस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ना तो खुद निश्चिंत हो रहे हैं और ना ही सामने वाले को होने दे रहे हैं। बीजेपी कहती है कि जेडीएस कांग्रेस की, तो कांग्रेस कह रही है जेडीएस बीजेपी की। सवाल है, आखिर कर्नाटक में जेडीएस चुनाव के बाद जेडीएस किसका साथ देगी, क्योंकि ये पार्टी जिधर भी जाएगी उसका पलड़ा भारी होने की संभावना ज्यादा होगी। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा इसी मुद्दे पर। कर्नाटक में चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा की चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी के बाद आम लोगों से लेकर स्टॉक मार्केट तक की दिलचस्पी बढ़ गई है। कुछ चुनावी सर्वे में भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलते दिखाया गया है। ऐसे में नजरें जेडीएस पर टिकी हैं। देवेगौड़ा किसके साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही देवेगौड़ा की तारीफ के पुल बांधे तो माना गया कि बीजेपी जेडीएस के लिए दरवाजे खोलकर रखना चाहती है। लेकिन आज पीएम ने कांग्रेस और जेडीएस के पर्दे के पीछे साथ होने का आरोप लगा दिया और लोगों से जेडीएस को वोट न करने के लिए कहा। कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि कांग्रेस और जेडीएस उनके बीच में पर्दे के पीछे सांठगांठ है? वरना क्या कारण है कि तुमकुर में तो कांग्रेस और जेडीएस नूरा कुश्ती कर रहे हैं और बेंगलुरु कॉरपोरेशन में दोस्ती करके कांग्रेस का मेयर बैठा हुआ है। ये बात क्यों छुपाते हो? कांग्रेस पहले ही जेडीएस और बीजेपी के गठजोड़ की बात कहती रही है। राहुल गांधी ने तो जेडीएस को बीजेपी की बी पार्टी तक कह दिया है। अब जरा जेडीएस अध्यक्ष देवेगौड़ा को सुनिए। सिद्धरामैया was the deputy chief minister and Dharam Singh was the chief minister. We are B team for Congress, and now again we are going to become the B team for Congress, or Congress will become the B team for JDS. We will watch. तो इस बार भी क्या जेडीएस कांग्रेस की बी टीम बनकर उभरेगी? देवेगौड़ा अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जेडीएस और कांग्रेस पर्दे के पीछे मिले हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्री पोल सर्वे ये बता रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में हंग असेंबली हो सकती है। पहली बार 2004 में हुई थी और उस पर पहली बार कर्नाटक ने कोalition गवर्नमेंट का दौर देखा था। इस बार भी स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी बनती नजर आ रही है, अकॉर्डिंग टू पोल पंडित्स। और ऐसे में जेडीएस, जो कि तीसरी बड़ी पार्टी है कर्नाटक में, उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अब कांग्रेस या बीजेपी, किसके साथ जेडीएस जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आनंद साहू जी हैं, तहसीन, आपका भी बहुत स्वागत है। गुलरेज शेख, आरएसएस चिंतक, वो भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक और लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव लिए अंबिकानंद सहाय जी हैं। बहुत स्वागत है अंबिकानंद जी आपका। धन्यवाद। और थोड़ी देर में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे जेडीएस से, माफ कीजिए। लेकिन पहले शुरुआत तहसीन आपसे ही करेंगे। आज प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और जेडीएस मिले हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कुछ ऐसा ही आरोप राहुल गांधी ने लगाया था बीजेपी के ऊपर, और यहां तक कि उन्होंने जेडीएस को बी टीम कह दिया था बीजेपी की। तो सच क्या है? बिल्कुल राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे थे और मैं इसका सच बता देता हूँ। हम सब जानते हैं जेडीएस और भाजपा की अलायंस पहले रह चुकी है और इसमें उन्होंने कर्नाटका का जो हाल से बेहाल कर दिया कर्नाटका को, ये तो सारे लोग जानते हैं, कर्नाटका की जनता भी जानती है। मूल सवाल ये अलायंस तो आपके साथ भी था तहसीन, जो लड़ रही है तहसीन, अलायंस तो आपके साथ भी था और भाजपा मिलकर विजय माल्या को राज्यसभा, तहसीन अलायंस आपके साथ भी था। और कुमारस्वामी कहते हैं, एचडी कुमारस्वामी ये कहते हैं कि नहीं, एचडी कुमारस्वामी ये कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस हम दोनों के साथ रह चुके हैं, लेकिन इस बार हम किसी के साथ नहीं रहने वाले। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस रहा है, तो आपके साथ भी तो रहा है।
बिल्कुल रहा है, लेकिन आज के माहौल में हालात ऐसी है कि जहां भाजपा को बहुमत मिलती है वो सरकार बनाती है, लेकिन जहां भाजपा को बहुमत नहीं मिलती वो 100% सरकार बनाती है। तो भाजपा क्या करती है, ओवैसी, जेडीएस, इन रीजनल पार्टीज को स्ट्रेंथन करती है ताकि ये कांग्रेस के वोट काटे। खैर, मैं खुद कर्नाटका काफ़ी दौरे कर चुका हूँ, कल भी मैं कर्नाटका जा रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक इनके कोर वोटर्स है, वोकलिगा और अन्य जो कोर वोटर्स है जेडीएस के, इस बार इन्होंने ठान लिया है कि ना भाजपा को ना जेडीएस को, क्योंकि जेडीएस को अगर मदद करेगी उनको नंबर मिलेगी, ये राज्यसभा में भाजपा की मदद करेंगे, इसलिए किसी तरीके से इनके साथ नहीं करना है। और आपके और जितने भी सर्वे ये कह रहे हैं कि हंग असेंबली होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा या स्पष्ट बहुमत भाजपा को मिलेगा। जेडीएस का रोल खत्म हो चुका है कर्नाटका में। आज आप ये लिख कर लीजिए, 15 मई को आप ये स्टेटमेंट प्ले कीजिए। ठीक है। आनंद साहू, सुना आपने, तहसीन तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस रहा है, दावा वो कर रहे हैं कि हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, कांग्रेस अपने बूते सरकार बना लेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ये जो आरोप लगा है कि बी टीम है जेडीएस बीजेपी की, ये कहां तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो इनको मालूम होना चाहिए कि जब से कर्नाटक का जो अभी चुनाव आया है, तब से सिद्धारमैया जी बौखलाए हुए हैं। अगर उनको बहुमत मिलता या किसी प्रकार का उनका आंकड़े जो है सही होते, तो वो किसी भी हद पर जो जा रहे हैं अभी, चाहे वो आप देखेंगे लिंगायत की बात हो, उनको धर्म के आधार पर उनको कैसे, और इकोनॉमी के आधार पर भी उनको बांटने का कोशिश, उनको एक अल्पसंख्यक। आनंद जी, मैं उस पर बाद में आऊंगा, खास करके सिद्धारमैया। आनंद साहब, मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले जो सवाल, पहले सुनिए, पहले जो सवाल था कि क्या जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है उसमें कुछ दम है? हालांकि प्रधानमंत्री ने तो आज साफ तौर पे कह दिया कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और जेडीएस मिले हुए हैं। लेकिन ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से भी आप लोग के ऊपर लगा है कि आप लोग, जेडीएस जो है आप लोगों की बी टीम है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से चुनाव प्रचार में वहां अपना गए हैं, मुझे लगता है कांग्रेस की हालत और खस्ता हो गई है। और ये बी टीम जो है, इनका खुद का बी टीम है, क्योंकि इनको मालूम है ये जिस लाइन में राजनीति करते हैं, खास करके ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से करते हैं। अब मुस्लिम तुष्टीकरण में कौन क्या कर रहा है आप देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ जेडीएस का गठबंधन है। अब ये क्या दिखाता है? ये साफ यही दिखाता है कि मुस्लिम वोट उनके पाले में कैसे जाए। और ये कांग्रेस की भी यही नीति है कि मुस्लिम को खुश करने के लिए वो तरह तरह के जो है उनको भय करना, उनको डराना। हालांकि सारा मालूम है कि बी टीम किसका है। ये सीधे सीधे तौर पर दिखता है कि कांग्रेस का बी टीम जेडीएस है, और जेडीएस जो है आज तक कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। और इसका मतलब ये साफ है कि जेडीएस जो है ऑलरेडी कांग्रेस का बी टीम है, इट इज डिक्लेयर्ड। चाहे वो राहुल गांधी जी कुछ बोले, चाहे इनके और जितने नेता हैं कुछ भी बोले, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है कि जो गठबंधन इनका ऑलरेडी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बेंगलोर में, वो सीधा दिखाता है कि किस तरह से पर्दे के पीछे ये खेल दूसरा रखते हैं और सामने दिखाते हैं कि नहीं हम बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन ये दोनों का एक मिली भगत है। किसी भी हालत में ये बीजेपी को चाहते हैं कि बीजेपी बाहर हो जाए, लेकिन प्रदेश की जनता को मालूम हो गया है कि कर्नाटक का विकास ये जाति, धर्म, प्रांत और ये आरक्षण और ये सब मुद्दों में लौटता हूं आपके पास, राजनीति करने से कुछ होने वाला नहीं है। गुलरेज शेख, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने जब ये आरोप लगाया कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, तो कहीं का जो जेडीएस का जो एस है उसको कांग्रेस ने संघ से जोड़ा था, और राहुल गांधी तो लगातार कहते रहे कि बीजेपी जबरदस्ती संघ की विचारधारा थोपना चाहती है। कर्नाटक में भी उन्होंने बड़े जोर शोर से इस बात का प्रचार भी किया है। ये देखिए ब्रजेश जी, श्री राहुल गांधी जी कुछ भी कह दें, उनके कहने का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो वंशानुगत रूप से झूठ बोलने में उनकी निपुणता है। इससे बड़ी निपुणता क्या होगी कि नेहरू जी ने जब सर नून के साथ एग्रीमेंट किया था और भारत की जमीन पाकिस्तान को दी थी, तो उन्होंने पार्लियामेंट को बताने की आवश्यकता नहीं समझी। जब सर नून ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बताया और रेडियो पर भारतवासियों ने सुना, तब उत्तेजना हुई। तो इनकी तो झूठ बोलने में निपुणता है। परंतु जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन किस प्रकार से, मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय एक उदार व्यक्ति हैं, इसलिए वो बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी चीजें नहीं कहेंगे।
परंतु आप देखिए कि इस गठबंधन के बीच में कांग्रेस और जेडीएस का जो गठबंधन है उसके बीच में गोंद का कोई काम कर रहा है तो वो है ओवैसी। और क्योंकि ओवैसी जी ने इनसे भी पार्टनरशिप करी है, गठबंधन किया है जेडीएस से भी। और जहां तक कि कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उनको मेंबर बनाया था इस यूपीए की गवर्नमेंट ने नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी का। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का इंटीग्रेशन ये लोग चाहते थे। और ये स्वाभाविक है, स्पष्ट है कि ओवैसी जी एक गोंद का काम कर रहे हैं श्री राहुल गांधी और जेडीएस के बीच में। जी, अमेरिकानंद साहब जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये वाकई पूरी कोशिश है इन तमाम पार्टियों की कि बीजेपी को किस तरह से कर्नाटक से दूर रखा जाए, कर्नाटक में दोबारा कमल ना खिलने दिया जाए? इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जो बात जेडीएस को लेकर हो रही है और दोनों प्रमुख पार्टियों की तरफ से आरोप लग रहा है एक दूसरे के ऊपर कि जेडीएस उनके साथ मिली हुई है या इनके साथ मिली हुई है, आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, अगर त्रिशंकु विधानसभा की आशंका होती है जैसा पोलस्टर्स बता रहे हैं तो ऐसे में जाहिर है छोटे दलों को ज्यादा फायदा होता है। अब ये इस टर्म पे जरा गौर करिए, किंग या किंग मेकर। अगर नंबर 80 के आसपास इन दो बड़े दलों का सिमट जाता है और तकरीबन 40 के ऊपर चली जाती है जेडीएस, तो जो उनको मुख्यमंत्री बनाएगा वो उनके साथ है। यहां न कोई नीति है न कोई सिद्धांत है। इसीलिए कल तक ये चर्चा हो रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं। आज जब प्रधानमंत्री जी ने जोरदार ढंग से कहा तो ये चर्चा चल पड़ी कि ये तो कांग्रेस के साथ है। अब जो एक पत्रकार की तरह मुझे संकेत मिल रहा है वो सुदूर उत्तर प्रदेश से आ रहा है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी इनके साथ है, जेडीएस के साथ, और बहुजन समाज पार्टी खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, और वो सपा के साथ है, अखिलेश यादव के साथ। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये तो 2018 की लड़ाई है। 2019 की लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर्नाटक में हो चुकी है और लोग आने वाली लोकसभा की ओर देख रहे हैं। तो अगर नेशनल महागठबंधन की ओर सोचा जाएगा तो जाहिर है जैसा देवे गौड़ा जी ने स्वयं कहा कि अगर तो कुमारस्वामी जी बीजेपी के साथ जाते हैं तो मैं उनको निकाल दूंगा, डिसोन कर दूंगा। यहाँ तक ये उन्होंने कहा। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए अभिगणन जी की 2004 में जब ऐसी स्थिति बनी थी, बल्कि 2007 में जब डिफेक्ट किया था कुमारस्वामी ने, करीब 46 एमएलए को लेकर वो अलग हो गए थे, विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ। उस समय भी देवेगौड़ा जी ने ये आश्वासन दिया था कांग्रेस को कि वो बीजेपी के साथ अगर जाते हैं तो मैं उसे नहीं मानूंगा, मैं डिसोन कर दूंगा। लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और यह आरोप लगाया कि जेडीएस को स्प्लिट करना चाह रही है कांग्रेस, और अपने बेटे को उन्होंने सपोर्ट किया था। तो इस बार भी अगर ऐसा होता है तो क्या उनकी बात को बहुत तवज्जो दी जा सकती है? देखिए, पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक चीज होती है। उस वक्त को से आज को कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। अभी स्थिति बिल्कुल दूसरी है और सामने नरेंद्र मोदी जी हैं, एक मजबूत नरेंद्र मोदी जी, एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी। वो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी देश में। खैर, इसीलिए मैं समझता हूं कि ये समझना कि अब देवे गौड़ा जी का वक्त समाप्त हो गया है, मैं समझता हूं ये राजनीतिक भूल होगी। और भारतवर्ष में तो आदमी बुढ़ापे में ही चमकता है राजनीति में, ऐसा आपने देखा। 85 साल के हो गए हैं देवे गौड़ा, और इस बार उन्होंने ये कहा है कि मेरा तो आखिरी सपना यही है कि मेरा बेटा जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और ये सपना लिए हुए वो चुनाव में उतरे भी हैं और बड़ा दावा कर रहे हैं। शुरू में ये बात हो रही थी कि क्या गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन फिलहाल देवेगौड़ा खुद ही दावा कर रहे हैं, कुमारस्वामी खुद ही दावा कर रहे हैं कि वो अपने बूते सरकार बना लेंगे। नहीं, लेकिन पूनावाला जी ने एक महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी कही है कि देखिए पिछले 5-7 चुनावों का अगर आप देखेंगे भारतवर्ष में, मैं टोटलिटी में देख रहा हूं, तो वोटर्स की ओर से क्लियर मैंडेट मिलता रहा है। और
ये शायद इस बार भी कर्नाटक में, ऐसा मैं स्वयं भी सोचता हूं तो कि मतलब जो होगा मैंडेट क्लियर होगा। जो प्री पोल सर्वे है वो फेल हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, खैर ठीक। प्री पोल सर्वे की तो फेल होने की आदत रही है पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, भारत हो। अंबिकानंद जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी, मुझे अवसर दे रहे हैं आप? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, अंबिकानंद जी ने जो एक बात कही वो बहुत बिल्कुल सच उनका विश्लेषण है कि जिस प्रकार से देवेगौड़ा जी ने कहा कि यदि उनके पुत्र बीजेपी की तरफ जाते हैं तो वो उसको डिसओन कर देंगे, तो ये साफ सीधा इंक्लिनेशन है कांग्रेस की तरफ और वो एक उनकी नेचुरल टेंडेंसी है। हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जिनको प्रधानमंत्री बनाया था तो किसके सपोर्ट से? दैट वाज द कांग्रेस पार्टी व्हिच हेल्प्ड हिम टू रीच द पीक ऑफ हिज कैरियर। तो वो तो उनके लिए एक स्वाभाविक सी बात है। दूसरी चीज, जहां तक कि तहसीन ने एक बात कही वो भी बिल्कुल सच बोली कि आजकल जनता जो है स्पष्ट मैंडेट देती है और अभी तक आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में दिया हो या जहां जहां भी दिया हो, स्पष्ट मैंडेट अधिकांश स्थान पे देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको कहता हूं कि 2/3 मेजोरिटी से अधिक मिलेगी और तहसीन जी का जो अंतिम बड़ा गढ़ है वो भी धाने वाला है। तहसीन, आप क्या कहेंगे? जो बात अभी अंबिकानंद सहाय जी ने कही कि वो उत्तर प्रदेश से क्यों ले रहे हैं, जिस तरह से गठबंधन हुआ है जेडीएस का और बीएसपी का। हालांकि अब देवेगौड़ा जी ने यह कहा था कि जब पिछली बार बीएसपी चुनाव में उतरी थी और जहां जहां उसने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए वहां 3,000 से 25,000 के आसपास वोट उनको मिले हैं, जो दिखाता है कि अगर ठीक से अपना खेल खेला जाए तो इस बार स्थिति उनके फेवर में जा सकती है, इसलिए यह गठबंधन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी एसपी भी अब एक साथ हैं, कांग्रेस भी उसी धड़े में है। तो क्या यह माना जाए कि जो आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए हैं वो सच है, और अगर नतीजा कहीं ना कहीं त्रिशंकु वाला आता है तो जेडीएस कांग्रेस के साथ ही जाएगी? नहीं, इससे पहले मैं तहसीन भाई से ये पूछना चाहूंगा। एक मिनट गुलरेज, मैं आ रहा हूं आपके बाद, तहसीन को जवाब दे रहे राहुल गांधी कौन से फ्रंट में खड़े हैं? गुलरेज एक मिनट जी। बिल्कुल नहीं जाएगी कांग्रेस के साथ, वो भाजपा के साथ जाएगी अगर हंग असेंबली आती है। आप ये बात लिख कर लीजिए और 15 मई को आप देख लेना। लेकिन फिलहाल ये सारे दिल को खुश रखने की गालिब ये ख्याल अच्छा है गुलरेज भाई का कि भाजपा को 2/3 मेजोरिटी मिल रही है। मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी कांग्रेस को मिल रही है। अब हम आ जाते हैं कुछ आरोप पे जो लगे और जो आपके वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा, जिनका मैं बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ। तो मैं 1-2 चीज़ रखना चाहता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं अपनी बात रख दूं, फिर कोई अगर बीच में बोले तो अच्छा होगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, अगर मैं अपनी बात रख सकता हूँ तो इजाजत हो तो। थैंक यू। देखिए जी, थैंक यू। गुलरेज साहब ने 2-3 चीज़ कही। उन्होंने कहा कांग्रेस का फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ अलायंस था। ये भूल रहे थे कि उसी भाजपा में उमर अब्दुल्ला जी मिनिस्टर थे और आज की तारीख में इनका अलायंस पीडीपी के साथ है, जहां पर आपने सज्जाद लोन जैसे सेपरेटिस्ट को मिनिस्टर बनाया। तो प्लीज़ आप यहाँ ना हमें नेशनलिज्म की ना मुसलमानों की दुहाई दीजिए। दूसरी चीज़, ओवैसी बंधुओं ने जिनके खिलाफ पूना में, आज मैं पूना से शो कर रहा हूँ, पूना में एफआईआर मैंने उनके खिलाफ किया था। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, कोई पुलिस कंप्लेन किया था, कोई एफआईआर में तब्दील नहीं। लेकिन तहसीन, ये सारी बातें ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के सारी बातें ठीक है, लेकिन जो आरोप है वो ये, मैं आपको रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि जो खेल है, जो असली खेल है वो पर्दे के पीछे चल रहा है। ये सब कुछ दिखाने के लिए है, असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। और मेरे साथ एक मिनट गुलरेज, एक मिनट, मेरे साथ सैयद असलम जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीएस। बिल्कुल असलम, बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल तहसीन में आ रहा हूं आपके पास। सही कहा आपने। सहाय साहब ने, मैं आ रहा हूं तहसीन में, आ रहा हूं आपके पास। मुझे अपनी बात खत्म करने का मौका दीजिए। सहाय साहब ने जी, सहाय नहीं प्लीज, क्योंकि बात रह जाती है यार, हम बात रख नहीं सकते, हम किसी के बीच में बोलते नहीं है। हमारा मौका था, सब बीच में बोलते, फिर बात में रखने का मौका नहीं मिलता। तहसीन बोलिए। प्लीज, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सहाय साहब ने बिल्कुल सही कहा है जो उन्होंने विश्लेषण किया है, लेकिन अगर आप सहाय साहब के विश्लेषण के हिसाब से जाए तो बसपा के जो कोर वोटर्स है
जेडीएस के जो कोर वोटर्स है और अन्य वोटर्स है, वो कलेगा नहीं, जो दूसरे वोटर्स है, ये ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर्स कर्नाटका में रहे। अगर बसपा और जेडीएस मैदान में उतरती है, यानी कांग्रेस के वोट कट्टे, तो किसका फायदा होता है? ये मैथ्स करने के लिए ना आपको राजनीतिक विश्लेषक होने की जरूरत है, ना आपको मैथमेटिशियन होने की जरूरत है। तो ये आप सोच लीजिए, और जनता भी जानती है कि जेडीएस और बसपा को क्यों उतारा गया है, ये सब लोग जानते हो। क्योंकि बसपा से मायावती जी भाजपा से उत्तर प्रदेश में लड़ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि यहां कर्नाटका में कांग्रेस की मदद करेगी। सैयद असलम जी, अब पूरी जो केंद्र में अगर कर्नाटक की बात करें तो इस समय आपकी ही पार्टी है, और जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं वो आपको लेकर ही हो रही हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जेडीएस दरअसल है किसके साथ, कांग्रेस या बीजेपी? सर, पहली बात तो ये है, जेडीएस ना बीजेपी के साथ है और ना कांग्रेस के साथ है। जेडीएस कर्नाटका की जनता के साथ है। जेडीएस का काम जो है कर्नाटका की जनता देख चुकी है 2006 से 2008 तक, और लोग देख रहे हैं और जेडीएस क्या कर रही है कर्नाटका के लिए करके। इस बार जो इलेक्शन है, जेडीएस डेवलपमेंट एजेंडा के ऊपर इलेक्शन कर रही है। हमारा फोकस इस बार वुमेन एम्पावरमेंट पे है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बार किसानों पे है हमारा। असलम साहब, प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, कांग्रेस से आपने हाथ मिला रखे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं, पहले तो दो तीन दिन पहले देवेगौड़ा जी की तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री, और आज बोल रहे हैं कि जेडीएस कांग्रेस के साथ मिली हुई है। आई थिंक मेरे को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी नहीं, वो सम्मान की बात तो आज भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने भाषण में ये कहा, सबसे बड़ा रीजनल फोर्स है, लंबी उम्र मिले, 100 साल से ज्यादा जिए, कर्नाटक की सेवा करें, ये बात उन्होंने कही है। देखिए जेडीएस जो है इस बार अपने दम पे, कर्नाटका के दम पे इलेक्शन लड़ रही है। कर्नाटका के लोग जेडीएस के साथ हैं। इस बार कर्नाटका के लोग दिखाएंगे कि जीत कैसे हासिल होगी। इस बार जेडीएस की जीत पक्की रही। मुझे ये बताइए असलम साहब, जेडीएस की स्थिति जो है, चाहे वो उत्तर कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य कर्नाटक हो, या तटीय कर्नाटक का इलाका हो, वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। दक्षिण कर्नाटक में आप जरूर एक टफ फाइट दे रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को कैसे लगता है कि अपने बूते आप सरकार बना लेंगे? जी देखिए, जैसे आपने कहा, दक्षिण कर्नाटका में जरूर हम लोगों को वी विल गेट मैक्सिमम सीट्स। सेंट्रल कर्नाटका में भी हमारा पोजीशन अच्छा है। और आपको बता दूं, अपने जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कुमारस्वामी जी, वो हुबली में 3-4 महीने रह चुके हैं। हम लोगों को मालूम है क्या होगा, और हम लोगों को लोगों का प्रॉब्लम मालूम है। जी, जो जब किसानों असलम साहब, आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, इसलिए जेडीएस सबसे पहले और सबसे आगे रहती है, और आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, इसलिए मैं बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है। अभी तहसीन पुनावाला साफ तौर पे कह रहे थे, उन्होंने एनालिसिस करके भी बताया है कि आपने ओवैसी के साथ गठबंधन किया है, आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, और उसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा। तो इस लिहाज से आप बीजेपी के साथ जाएंगे। और गुलरेज शेख और मेरे साथ आनंद साहू है बीजेपी से, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप जो है कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। में एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, सबको उत्तर मिल जाएगा। ये दोनों को जवाब दे दे इस बात। एक मिनट, ये सवाल मैंने तहसीन साहब जो बोल रहे हैं, तहसीन साहब जो बोल रहे हैं उनका आंकलन है, और आनंद साहब जो बोल रहे हैं उनका आंकलन है। इस बार कर्नाटका की जनता दिखा देगी कि जेडीएस पावर में आएगा और कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर जरूर बनेंगे। जी, तो सपना पूरा होगा देवेगौड़ा का। मैं चाहता हूँ, यहाँ आपके मुताबिक बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मैं बताता हूँ आपको, मैं बिल्कुल होगा। और ये सपना सिर्फ देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी का नहीं है, ये सपना कर्नाटका की जनता का ठीक है। और इस बार कुमारस्वामी जरूर। असलम, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। गुलरेज शेख बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। गुलरेज जी विजय जी एक मिनट बस एक मिनट ये पूछना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ। स्वामी जी और देवेगौड़ा जी के मन में अंतर विरोध है, बात आपस करते में हैं सबका साथ और सबके। ठीक है सैयद असलम, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। देख रहे हैं कि अपने अनंत कुमार हेगड़े जो बीजेपी के एमपी हैं, ओवैसी तो कांग्रेस के दोस्त थे, तो इस दोस्ती के बीच में क्या राहुल गांधी थे जो आप दोनों को निकट लाए? जी,
मैं असलम आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं इसलिए मैं आपको फिर से बता दूं, अभी हम लोगों ने अभी जो पैकेज चलाया है उसमें देवेगौड़ा साहब की मार्च की एक बाइट हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को, जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब 2004 में सरकार बनी, धर्म सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उस दौरान जेडीएस बी टीम थी कांग्रेस की, और अब जो है स्थिति, हालांकि अब तो काफी साल हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं, अब जो स्थिति बन रही है उसमें शायद कांग्रेस बी टीम बनकर उभरे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी डाउट क्रिएट किया था कि इस बार पूर्ण बहुमत ना मिले। मैं लौट रहा हूं गुलरेज आपके पास। देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री किसी ने बनाया था तो वो कांग्रेस ने बनाया था, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के हैं। जी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है असलम, चेतावनी दे दी, यदि आपने बीजेपी के निकट भी गए गुलरेज एक मिनट जवाब तो ले लें। कांग्रेस के आप ठीक है, हाँ बोलिए असलम बोलिए। अच्छा मैं बता रहा हूं ब्रिजेश जी, हम ना कांग्रेस की बी टीम है ना बीजेपी की बी टीम है, हम कर्नाटका की ए टीम है। पर्दे के पीछे कुछ नहीं चल रहा है, लोग हमारे साथ हैं, कर्नाटका के किसान हमारे साथ हैं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। आपको इसका जवाब कर्नाटका की जनता इसका जवाब आपको इलेक्शन रिजल्ट के द्वारा देगी। जी आनंद साहू, आपको क्या लगता है? हम कर्नाटका के जो असलम साहब बात कह रहे हैं। जी ब्रिजेश जी, मैं एक मिनट गुलरेज और लोगों को भी बोलने दे प्लीज। ब्रिजेश जी, मैं 2-3 प्रमुख बातें यहाँ जोड़ना चाहूंगा। सबसे प्रमुख बातें ये है जी कि जेडीएस पिछले चुनाव में और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो उस हालत में था जब येदियुरप्पा जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे और लिंगायत वोट का पूरी तरह डिवीजन हो चुका था, और उस समय जेडीएस को जो सीटें मिली वो एक अलग बात थी। आज जो है लिंगायत के एकमात्र सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा लोकप्रिय येदियुरप्पा जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, और येदियुरप्पा जी को वहां देवता के जैसा लोग मानते हैं, खास करके लिंगायत वोट जो 17% जो लिंगायत वोट वो सीधे तौर पर बीजेपी के पास जा रहा है। और पिछले बार जो वोट थोड़ा डिवीजन हुआ था उसके बाद जो बीजेपी को जितना वोट मिला था उसी तरह जेडीएस को वोट मिला था। इस बार ऐसा नहीं होगा, और केवल मैं एक बात कह के उसमें सिद्धारमैया का विषय जोड़ करके फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बीच में हो सके तो ना बोले कोई भी, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे लगता है, देखिए सबसे बड़ा बात है कि आज पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आने वाला है। ठीक है, उसका कारण 2 है। सारी पार्टियां कह रही हैं। आनंद साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक न्यूट्रल व्यू यहाँ पे बनता है। नहीं है, भ्रष्टाचार पूरी तरह है। बिल्कुल, किस तरह से सरकार की तीनों पार्टियां कह रही हैं, तीनों पार्टियां कह रही हैं। एक मिनट में आप प्लीज, मैं सबको रोकना चाहता हूँ। एक न्यूट्रल व्यू में यहाँ पे आनंद साहब एक मिनट रुकिए, रुकिए असलम साहब आप भी रुकिए। अम्बिका साहे जी, आप जो सुना, तीनों पार्टियां दावा कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बहुमत किससे मिलने वाला, और जेडीएस कैसे दावा कर रही है, ये आप मुझे समझाएं। सर बहुमत तो बीजेपी को मिलेगा। देखिए मैं बहुत देर से वेट कर अभी आपने लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, आनंद जी को, वो लिंगायत वोट पे बैंक कर रहे हैं। अभी इस चुनाव में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब लिंगायत वोट ही बंटने की, वर्टिकली बंटने की बात होने लगी जी। और इस बात को हम माने या ना माने, जातिवाद भारत की राजनैतिक सच्चाई है। बहुत जागरूक है सोशल मीडिया। एक मिनट आनंद भाई, मैं ये कह रहा हूँ, आपको देखने मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। सोशल मीडिया में देखिए, सुनिए, सिद्धारमैया, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। इतना ही कहना चाहता था कि वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं सिद्धारमैया, ठीक है, उनके डीएनए में ये बांटने, मैं यही समझाने का प्रयास, लोगों को गुमराह करने का उनके डीएनए में है। ठीक है, आप एक बात और जोड़ना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो अहिंद करके, ठीक है आनंद साहब, मैं उस पे आ रहा हूँ। आनंद साहू आप, अरे आनंद साहू मैं वो सवाल भी उठाऊंगा अभी, प्लीज आनंद साहू मैं ये सवाल भी उठाऊंगा। एक मिनट, अरे जो जिस सवाल पे चर्चा चल रही थी उससे तो पूरा होने थे। आनंद साहू एक मिनट, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा था कि कोई माने या ना माने, भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई जातिवाद है,
और ये तीनों पार्टियां, इन तीनों पार्टियों का बेस जातिगत आधारित है जी। आज अभी जो आनंद जी बोल रहे थे लिंगायत की बात, कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट कर्नाटका में सिर्फ लिंगायत है जी। जेडीएस का वोकलिगा है, बिल्कुल। कांग्रेस का मुस्लिम, बैकवर्ड एंड ए सेक्शन ऑफ दलित है, बिल्कुल। सब जाति पे आधारित है। अब दिलचस्प इसलिए यह चुनाव बहुत हो जाता है कि पहली बार लिंगायत वोट बंटता है या नहीं। जो सिद्धारमैया ने इसको एक धर्म की तरह ट्रीट करने का, अलग धर्म की तरह, हिंदुओं से अलग, जी, ये कितना ये एक सेंसिटिव बात इशू पाटता है कि नहीं, इस पे पूरा चुनाव टिका हुआ है। अंबिकानंद जी, ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है। तहसीन से मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं इसमें। मैं तहसीन से केवल इतना कहना चाहता हूं, अरे गुलरेज, अब मेरा सवाल तो पूरा होने दें। मुझे कुछ निवेदन करना है उनसे केवल। गुलरेज इम्पेशेंट ना हो, हमारे पास बहुत समय है, मैं आऊंगा आपके पास। तहसीन, बीजेपी की तरफ से बार बार आरोप लग रहा है लिंगायत को आप लोग माइनॉरिटी का दर्जा देने के लिए जा रहे हैं, कुरुबास को आप लोग एसटी में शामिल करने की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं विभाजन की राजनीति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि सिद्धारमैया के लिए कहा जा रहा है कि स्टेक पर है उनका करियर, वो इसलिए क्योंकि अगर अपने दम पर वो सरकार नहीं बनाते हैं और अगर उनको जरूरत पड़ती है जेडीएस की, तो देवेगौड़ा तो उनको सपोर्ट करने वाले नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि पीठ पे छुरा भोग कर वो गए हैं, तो वो कभी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, आप लोग विभाजन की राजनीति नहीं कर रहे हैं सिर्फ सत्ता के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं ये सवाल का उत्तर और कुछ और चीज़ 90 सेकंड में रख दूंगा अपनी बातें, प्लीज़ कोई बीच में ना बोले। 90 सेकंड मेरे अब शुरू होते। सबसे पहली बात, सिद्धारमैया जी ने ये प्रस्ताव नहीं दिया कि लिंगायत को एक अलग धर्म बनाना चाहिए। ये प्रस्ताव 2013 में सबसे पहली सिग्नेचर इस प्रस्ताव पे येदुरप्पा जी की है। दूसरी चीज़, ये प्रस्ताव खुद लिंगायत कम्युनिटी से आई है, कांग्रेस से नहीं आई है। स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला किया, आगे फैसला केंद्र सरकार को करनी है। तीसरी चीज़, यही डिमांड भाजपा के एलाइज सुखबीर सिंह बादल कर रहे पंजाब में कि सिख धर्म को हिंदुओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए आर्टिकल 25 के तहत। तो क्या सुखबीर सिंह बादल एंटी नेशनल, एंटी हिंदू है? और अगर ये है तो उनसे वो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ते? अब मैं आता हूं आपके मूल सवाल पर। आपका सवाल ये है कि सिद्धारमैया जी को देवेगौड़ा समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, इनकी गद्दी खतरे में है। 2018 की बात कर रहा हूं। 2018 की शुरुआत में माननीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने सिद्धारमैया को बेस्ट चीफ मिनिस्टर और कर्नाटका को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया अपने हाथों से। तो ये सवाल का जवाब वहां जाता है। अब देवेगौड़ा जी और उनके बेटे कुमारस्वामी जी सिद्धारमैया जी के बारे में जो सोचे ना सोचे वो उनके ऊपर है, क्योंकि आज वजीर आजम ने एक चीज कर्नाटका में कही, उन्होंने 3P मॉडल की बात की और भाजपा के 3P मॉडल ये है, मैं उनको जवाब दे दूं, सिद्धारमैया जी ने भी अभी जवाब दिया है। वो है पॉवर्टी, लोगों को गरीब रखना, प्रेजेंट लोगों को जेल में डालना, और तीसरा है पकोड़ा। इनके सिवा इनके पास और कुछ नहीं है भाजपा के पास। ठीक है, और देवेगौड़ा जी 90 सेकंड हो गए आपके। भाजपा के तहसीन आपने बात पूरी कर दी, अब इस पर रिएक्शन बनता है। ठीक है तहसीन, सारे लोग बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक एक करके निश्चित रूप से एक करके इससे देश को बचाना चाहिए। और वहां की जनता निश्चित रूप से ये कांग्रेस को वहां से बेदखल करके निश्चित रूप से वो बीजेपी की सरकार बनेगी। सैयद असलम, तहसीन पूनावाला ने जो बातें कही, इत्तेफाक रखते हैं आप? प्रिजय जी, 1 मिनट मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, मैं बताता हूं आपको। मैं बैंगलोर का रहने वाला हूं, सारा कर्नाटका फिर चुका हूं। तहसीन जी उधर बैठ के सिद्धरामैया की गवर्नमेंट के बारे में प्रूफ दे रहे हैं और ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, बैंगलोर की करप्शन इज एट इट्स बेस्ट इन बैंगलोर टुडे। बैंगलोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट वर्स्ट। आपके बैंगलोर में रोड्स इतने बुरे हैं, 187 डेथ्स हुए हैं। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कंफर्मेशन है, 187 डेथ्स बिकॉज ऑफ बैड रोड्स। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज कंफर्म्ड दिस। और आप पीठ थपथका रहे हैं इसकी सिद्धरामैया जी की। दिस इज एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। द करप्शन इज एट इट्स बेस्ट इन कर्नाटका। ठीक है,
देयर इज एब्सोल्युटली नो सिक्योरिटी, द लॉलेसनेस इज प्रिवेलिंग। मैं एक बात बताता हूं आपको, लोकायुक्ता उनके खुद उनकी ऑफिस में जाके अटैक किया है लोकायुक्ता को। ये है यहाँ का लॉलेसनेस स्टेटस। ठीक है ठीक है असलम सवाल जो यहाँ पे था सैयद असलम, सवाल जो था वो लिंगायत को लेकर था। भ्रष्टाचार को बाहर ना आने दिया जाए, सबको लिपापोती कर दिया। अरे आनंद साहू जी थोड़ा धैर्य रखें, आनंद साहू जी थोड़ा धैर्य रखें। आ रहा हूं मैं आपके पास। सैयद असलम, सवाल लिंगायत को लेकर उठा था, मैं चाह रहा हूं आप उस पर जवाब दें। जो तहसीन ने कहा कि ये सारा मामला बीजेपी के समय में शुरू हुआ है, ये सिद्धारमैया की देन नहीं है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, ये सिद्धरामैया की देन नहीं है। बात ये है नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से भी ये बात हुई है, देवेगौड़ा जी ने भी आलोचना की है इस बात की, लगे हैं कि वो रिलीजन वो माइनॉरिटी का दर्जा देने के लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं धर्म पर खेल रही है कांग्रेस। हाँ सर, ये बात तो जो भी देश हित के बारे में बात करेगा, बिल्कुल पक्का है, जो भी विचार करता होगा वो ठीक है। गुलरेज आप है। दूसरी बात ये है, बीजेपी आप मोदी साहब बोल रहे हैं, नहीं एक मिनट जैसे मेरे को बात करने दीजिए, एक मिनट। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ और सबका विकास, हम लोगों को पता है कि क्या। सैयद असलम, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। गुलरेज आप क्या कहेंगे? यहाँ के जो एमपी हैं, हाँ जी मैं बता रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए। जो एमपी है यहाँ के कर्नाटका के जो एमपी है अनंत कुमार हेगड़े, अनंत कुमार हेगड़े जो है दलितों को कुत्ता बुला रहे हैं, दलितों को कुत्ते के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ईश्वरप्पा जो हैं बोल रहे हैं कि मुसलमान जो बीजेपी वो अच्छे आदमी हैं और मुसलमान जो कांग्रेस या कोई और पार्टी के साथ है टेररिस्ट हैं। बात यह है कि सबका साथ सबका विकास कहां गया। और एक सवाल मैं करना चाहता हूं, जो आनंद जी बैठे हैं बीजेपी से, साहब कर्नाटका में 224 कॉन्स्टिट्यूएंसी। सैयद असलम कुछ और बातें कर रहे हैं आप। मैं नहीं, गुलरेज शेख आप बोलिए। एक तो मैं एक मिनट सवाल है, उसके बाद में जवाब। नहीं सैयद असलम, इतना समय नहीं है सैयद असलम। एक भी सवाल कुछ कर रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। एक भी कैपेबल मुसलमान, एक मिनट गुलरेज शेख आप बोलिए। ये कहां से सबका साथ। सैयद असलम आप रुकिए एक मिनट, रुकिए आप एक मिनट। गुलरेज शेख जी, मैं अपने जेडीएस वाले मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि क्यों देवेगौड़ा जी ने अपने पुत्र के विषय में ये कहा कि यदि वो बीजेपी की तरफ जाएंगे तो मैं उनको हटा दूंगा, अपने आप से दूर कर दूंगा, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि यदि वो कांग्रेस के निकट गए तो मैं उनको दूर करूंगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ उनका नेचुरल इंक्लिनेशन है एंड ही इज अ नेचुरल अलाय। 96 में कांग्रेस की पार्टी थी जिसने उनको प्रधानमंत्री। मेरे ख्याल से गुलरेज भाई ने उसका पहला स्टेटमेंट और इंटरव्यू नहीं देखा है। मेरे ख्याल से गुलरेज भाई ने देवेगौड़ा साहब का पहला स्टेटमेंट नहीं देखा है। मैं उनको बता दूं, गुलरेज भाई आप हाफ इंफॉर्मेशन मत लेके आइए, हाफ इंफॉर्मेशन मत लेके आइए। आप अगर आपको इंफॉर्मेशन देना है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए। इसके पहले वाला जो इंटरव्यू हुआ है, देवेगौड़ा साहब ने कैटेगोरिकली बताया है कि हम वी विल मेंटेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी। आप सुनिए तो धैर्य रखिए और थोड़ा सुनिए। इसका पहले वाला स्टेटमेंट आपने नहीं देखा, शायद आपने नहीं देखा। यू आर बीइंग ए सिलेक्टिव लिसनर। इसके पहले देवेगौड़ा जी ने बताया है कि वी विल मेंटेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कांग्रेस एंड बीजेपी। नरम भाषा आप अपना इंफॉर्मेशन ठीक कीजिए, शायद आपको पता नहीं है, शायद आप कहां से बात कर रहे हैं मेरे को पता नहीं है। कर्नाटका के बारे में हमारे को अच्छी तरह मालूम है। भाजपा से अलायंस आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। गेट योर फैक्ट्स राइट मिस्टर गुलरेज, गेट योर फैक्ट्स राइट। उन्होंने यू डोंट हैव द राइट इंफॉर्मेशन विद यू। उन्होंने जब यू डोंट हैव द राइट इंफॉर्मेशन विद यू, प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। ठीक है सैयद असलम, आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है। अंबिकानंद जी आपने भी सुना, सैयद असलम बार बार ये कह रहे हैं कि देवेगौड़ा जी ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें कैटेगोरिकली इन्होंने साफ कर दिया है कि ना मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा ना मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। दावा वो कर रहे हैं कि मैं अपने बूते सरकार बनाऊंगा, इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थिति क्या है हम सभी जानते हैं, प्री पोल सर्वे क्या कह रहे हैं वो भी हम जानते हैं। अब जर्नलिस्ट हैं आप। देखिए एक मिनट गुलरेज, एक मिनट मैं आ रहा हूं, अंबिकानंद साहब जी का एक रिएक्शन ले लूं। और तो मेरा सवाल जो आपसे वो ये है कि देवेगौड़ा जी के इस इंटरव्यू पे कितना हम रिलाई कर सकते हैं? आप उतना ही रिलाई कर सकते हैं जितना चुनाव के वक्त में किसी चुनावी वादे का होता है।
उतना ही कर सकते हैं। देखिए 15 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। कहते हैं कि राजनीति में फेस वैल्यू में लिया ही नहीं जा सकता। दुश्मन और दुश्मन दोस्त कब बन जाए पता नहीं है, तो यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। और कभी परमानेंट एनिमी एंड फ्रेंड्स पॉलिटिक्स में नहीं होते हैं। दूसरा परिभाषा ही है पॉलिटिक्स की, आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अगर नंबर 40 के आसपास आ गया जेडीएस को, और मैं फिर कहता हूं 80 के आसपास ये दोनों दल अगर सिमट गई तो शायद चीफ मिनिस्टर बनाना पड़े जेडीएस को जी। और शायद दोनों पार्टियां लालायित होंगी कि बना दो दूसरे को रोकने के लिए। फिर वो इतिहास तो नहीं दोहराया जाएगा अम्बिकानंद जी, जो 2004-2007 में देखने को मिला था कि किस तरह से बगावत हुई थी। देखिए कुछ भी हो सकता है और देश की जनता इस बात को जानती है, और शायद इसीलिए इधर कुछ दिनों से क्लियर कट वर्डिक्ट आता रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये उम्मीद करता हूं कि कर्नाटका में भी दिस वे और दैट वे क्लियर वर्डिक्ट आएगी। ये अच्छा होगा कर्नाटक के लिए जी बिल्कुल। लेकिन एक यहाँ पर जो फैक्टर आ रहा है, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, और तहसील ने तो बड़े जोर शोर से ये बात उठाई कि ओवैसी मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं देवेगौड़ा की, और वो ये माना जा रहा है कि 60 से 70 उम्मीदवार अपने उतारेंगे। उससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान होता है तो किसका होगा? देखिए पॉलिटिक्स में फिर मैं कह रहा हूं कि दूसरे को क्या फायदा हो रहा है। इसके बाद गुलरेज में आ रहा हूं आपके पास। साय जी की बात पूरी है, उसके बाद आप। मैं एक लाइन बोलूंगा। दूसरे को क्या फायदा हो रहा है पॉलिटिक्स में, ये कम देखा जाता है। मेरा क्या नुकसान हो सकता है, उससे आदमी बचता है। और यही पॉलिटिक्स वहां अभी चल रही है। देखिए देवेगौड़ा जी को मालूम है कि अकेले वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्होंने ये बीएसपी वाला एक्सपेरिमेंट किया। और जब ये प्रचार बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है जेडीएस, तो ओवैसी का एंगल बीच में आ गया। अच्छा, ताकि उनको भी कुछ मुस्लिम वोट मिले। माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको। उन्होंने एक बात ये भी कही है, देवेगौड़ा जी ने ये भी बात कही कि ये शॉर्ट टर्म कोई एग्रीमेंट नहीं है बीएसपी के साथ, ये लोकसभा चुनाव और उसके भी आगे जा सकता है। आपको लगता है ये वाकई होगा ऐसा? नहीं, ऐसा हो सकता है इसलिए कि देश की राजनीति उस दिशा में जा रही है, और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं संकेत वहां से पकड़ रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी एंगल, कि अगर बृहत महागठबंधन। ये बात जो गुलरेज कह रहे हैं बार बार कि कहीं ना कहीं ये नेचुरल अलाइज हैं, और आइडियोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो साहिब साहब क्या ये नहीं गुलरेज जेडीएस का कांग्रेस के साथ जाना ज्यादा संभावित लगता है? हो सकता है, लेकिन ये इस बात को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ये बीजेपी के साथ जाए। नहीं कर सकते हैं, वो तो सिचुएशनल चीजें होती हैं। पूछ रहा हूँ ठीक है गुलरेज, आप चूंकि न्यूट्रल हैं तो अंबिकानंद जी से बड़े आदर के साथ पूछ रहा हूँ। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में हमारा नेचुरल अलाय है जी, तो क्या जेडीएस कांग्रेस का नेचुरल अलाय नहीं है? मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुमार स्वामी, मैं एचडी देवेगौड़ा जी के विषय में बात कर रहा हूँ, जो आज भी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। देखिए तो नेचुरल अलायंस तो वही हो ना। तो गुलरेज से लेकिन गुलरेज जी एक जवाब दे दूं आपको कि ये नेचुरल अलाइज जिनकी बात आप कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो अब अभी सडनली क्या ये अननेचुरल एनिमीज बन गए हैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी? देखिए पॉलिटिक्स में रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि शिवसेना हमारी अलाई है, अलाई रहेगी, कहीं नहीं जा रही वो। ठीक है सैयद असलम, आप क्या जवाब देंगे? मैंने तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं ब्रिजेश जी, हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूर रहेंगे। हम इस बार इस इलेक्शन को कुमारा पर्वा, जिसको तो चलिए जो गुलरेज ने सवाल उठाया था, और लोग ये देख रहे हैं, हम गुलरेज ने जो सवाल उठाया था वो उन्होंने ये पूछा था कि ठीक है, देवेगौड़ा जी ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी के साथ कुमारस्वामी जाते हैं तो मैं उन्हें डिसओन कर दूंगा, अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो क्या होगा? डिसओन की बात नहीं करी, डिस्टेंस रखेंगे, ये सॉफ्ट लैंग्वेज होती है। वो भी क्लियरली किया है, हम लोग ने बोल दिया है ओके, दोनों पार्टी से वी विल मेंटेन इक्वी डिस्टेंस, ये सारा क्लियर कर चुके हैं। इस बार जेडीएस अपने दम पे, अपनी ताकत पे इलेक्शन लड़ रही है। नहीं, बीजेपी को लेकर उन्होंने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है, देवेगौड़ा साहब ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है चुनाव से पहले ही, लेकिन कांग्रेस को लेकर उन्होंने कोई स्टैंड अपना क्लियर नहीं किया। यहीं पे डाउट क्रिएट होता है। नहीं, क्या है
किया है? उन्होंने ये कहा है कांग्रेस के बारे में कि या कांग्रेस ए टीम बनेगी या बी टीम। 4 दिन पहले ये बात आपने शायद ब्रिजेश जी अरे जेडीएस के मेरे नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना, हम कांग्रेस के या बीजेपी के बी टीम है, हम कर्नाटका की जनता की ए टीम है। कर्नाटका की जनता हम लोगों को कंप्लीट मैंडेट देगी और हम लोग कर्नाटका की जनता की सेवा करेंगे और वी विल कम बैक टू पावर विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। बड़ा टेलर मेड स्टेटमेंट है सैयद असलम, ये कर्नाटका प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। असलम ये बड़ा टेलर मेड स्टेटमेंट है। टेलर मेड नहीं है सर, ये नहीं, जनता के साथ जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। ये टेलर मेड नहीं है। वी अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटका, वी अंडरस्टैंड द पल्स एंड पल्स ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटका। वी विल एंश्योर दैट वी विल डेफिनेटली कम बैक टू पावर। तहसीन सैयद असलम कह रहे हैं कि जेडीएस दरअसल कर्नाटक की जनता की नब्ज पहचानती है। एक मिनट असलम, समय कम है इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। बिल्कुल तहसीन आपने सुना एक सवाल में अरे असलम एक मिनट, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। अरे गुलरेज आप बहुत इम्पेशेंट है। गुलरेज आप बहुत इम्पेशेंट है, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें, दूसरों को भी बोलने दें। तहसीन आपने सुना सैयद असलम कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक की जनता की नब्ज कोई पहचानता है तो वो जेडीएस पहचानती है और वो अपने दम पे सरकार बनाएंगी। लेकिन यहां जो चर्चा हो रही है उसमें यही कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है कि एक नेचुरल एलाई के तौर पर जेडीएस और कांग्रेस का साथ आना ज्यादा मुमकिन लगता है। देखिए, मैंने एक बात और कही थी और आपके शो पर कि जहाँ पर भाजपा को बहुमत मिलती है वो सरकार तो बनाती है, लेकिन जहाँ पर बहुमत नहीं मिलती वहाँ 100% सरकार बनाती है। तो ये जो नेचुरल एलाई की बात कर रहे हैं गुलरेज साहब, ये शायद भूल रहे कि अगर देवेगौड़ा को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके बाद उन्होंने भाजपा के साथ अलायंस किया। आज पीडीपी के साथ जिनको उन्होंने कहा बाप बेटे की और उनको टेररिस्ट कहा, सेपरेटिस्ट कहा, उनके साथ अलायंस है। आज शिवसेना छोड़ी नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी के शरद पवार जी के घर पे मोदी जी रोज जाते वॉइस वोट पे महाराष्ट्र में। आप मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, कांग्रेस को खींच लिया, कांग्रेस के कैंडिडेट्स पर जीत गए। वहां पर जो पार्टी ने उनको गाली दी वहां पर वो उनके साथ अलायंस में। गोवा में देख लीजिए, वो नितिन सरदेसाई के साथ अलायंस किया, जो नितिन सरदेसाई मनोहर पारीकर जी के कट्टर विरोधी थे, उनके साथ अलायंस कर दिया। तो भाजपा में ये क्वालिटी है कि कोई नेचुरल अलायंस नहीं होता। भाजपा का धर्म सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आना और पावर में आना है। ये सही है गलत है मैं उसमें टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस को मेहनत करनी होगी, कांग्रेस को पूरी तरह से मेहनत करनी होगी, जेडीएस को बाहर रखना होगा और कांग्रेस को ये जीतना होगा, क्योंकि ये कांग्रेस का आखिरी किला है। अगर कांग्रेस ये नहीं जीतेगी 2019 में कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चुनाव 2019 में नहीं 2018 के अंत में होगा। एक सवाल और बहुत जल्दी से तहसीन, अगर कांग्रेस ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन एक मिनट सैयद असलम, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। अरे गुलरेज आप इतने बेताब क्यों हैं? अरे गुलरेज आप इतने बेताब क्यों? एक सवाल तहसीन, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर स्थिति हंग असेंबली की बनती है तो जी सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आनंद साहू अब आपसे जवाब चाहेंगे। जो 2019 में कांग्रेस को, 2018 के अंत में कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का मिलेगा। कांग्रेस को साम दाम दंड भेंट से जीतना होगा ये चुनाव। साम दाम दंड भेंट यानी किसी ना किसी तरह से ये चुनाव जीतना बिल्कुल। ये लीजिए, आप डरा रहे हैं वोटर्स को, डरा रहे हैं ये तासीन तो वोटर्स को डरा रहे हैं। ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को ये किला बचाना बेहद जरूरी है। स्टेक पर अंबिकानंद जी, स्टेक पर ना केवल सिद्धारमैया बल्कि ये श्री कृष्णा के प्रवचन है। आप कहते हो श्री कृष्णा ने गलत कहा है, आप कहते हो भगवान श्री कृष्णा ने गलत कहा है। अध्यक्ष बन चुके हैं और उसके बाद ये पहला बड़ा चुनाव है, तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए भी बड़ा चुनाव है। लेकिन आनंद साहू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो तहसीन बात जो कह रहे थे, चाहूंगा आप उस पर रिएक्शन दें अपना। देखिए तहसीन जी जिस तरह से बता रहे हैं कि जहां मेजोरिटी है वहां तो सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, जहां नहीं है वहां श्योर बनती है जी। मतलब साफ है कि इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।
नहीं वो ये नहीं उनका मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह से वो बना लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ बनेगी, जोड़ तोड़ से गठबंधन करके कैसे भी करके सरकार बना लेती है, ये कहना है तहसील का। बिकॉज वन थिंग आई विल जस्ट टेल, देखिए जेडीएस इज रेडी फॉर द सेल। तो जेडीएस जब सेल पार्टी जब बैठी है उसको लोग वोट देने क्यों जाएंगे सर? वोट उसको देंगे जो दोज पार्टी हु आर नॉट रेडी फॉर द सेल। ये पार्टी तो रेडी फॉर द सेल है, ये तो ऑलरेडी कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? कि ये जेडीएस पार्टी जो है ये कभी भी बिकाऊ पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी। आनंद साहू, अगर स्थिति बनती है तो बीजेपी खरीदेगी। आपने कहा कि सेल पार्टी है, कोई प्रिंसिपल नहीं है और नेता जो है क्या कर रहे हैं? देखिए जो नेता है। आनंद साहू, एक सवाल यहाँ पर, आनंद साहू सवाल सुनिए। आनंद साहू, अगर स्थिति ऐसी बनती है कि किसी की सरकार ना बने, स्थिति होने वाला है। आनंद साहू एक मिनट सवाल सुनिए ना। दिस इज वेरी अनफेयर। आनंद साहू सवाल, आनंद साहू सवाल तो सुन लीजिए। मोर देन 15 मिनट एंड व्हेन आई स्टार्टेड टेलिंग अगेन सो मेनी इंटरप्शन। आनंद साहू सवाल है आपके लिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, आप खुल के जवाब दीजिए। सवाल ये है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि किसी को बहुमत ना मिले, ऐसे में बीजेपी इस सेल पार्टी के साथ जाएगी या विपक्ष में बैठेगी? सर एक चीज क्लियर है, कर्नाटक की जनता ने देख लिया किस तरह से 5 साल की शासन रही है। जब हम केंद्र में नहीं थे तो उन्होंने कांग्रेस को दे दिया क्योंकि हम उसके बाद लोकसभा जीते। अब वहां उन्होंने देख लिया कि लोकसभा जीतने के बाद केंद्र सरकार, मोदी सरकार कैसे काम कर रही है। मुझे कहीं भी संशय नहीं है। उसके बाद भी जो आपका क्वेश्चन है जो हाइपोथेटिकल है, बट स्टिल आई विल रिप्लाई इन द सेम वे। हम सरकार बनाएंगे, चाहे मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि किस तरह से बनाएंगे, मुझे नहीं लगता कैसे बनेगी, लेकिन निश्चित रूप से सरकार बनेगी। ठीक है, लेकिन आपने ये साफ नहीं किया कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी इस सेल पार्टी के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। अकॉर्डिंग टू यू आपने सेल पार्टी का इस्तेमाल किया है। सैयद असलम, सेल पार्टी कह रहे हैं आपको आनंद साहब। ब्रजेश जी, आपको तो इस बात का पूरा देखिए, आप ये मान के चलें ये बीजेपी और कांग्रेस, ये उनकी सोच है। मैं जैसे बोल चुका हूं, मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जो है वी अंडरस्टैंड द पल्स एंड पल्स ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटका। लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। ओके, आनंद जी बोल रहे हैं कि उनका बहुत अच्छा सरकार था इन येडियुरप्पा's गवर्नमेंट। In the first time in the history of India, one of the CM was brought down from chief ministership and he was sent to jail. He was sent to jail. More than 14 cabinet, 14 ministers, they have been sent to jail and convicted. JDS क्या सेल पार्टी है? What are we talking about? सैयद असलम, JDS क्या सेल पार्टी है? Even in this election, जेल में जाने से कोई आरोप लगा देगी कांग्रेस और जेडीएस और हमारे नेता को। हमारे देखिए लोकतंत्र में आपको बता रहा जेल में जाना, बहुत सारे नेता जेल में जाके और आंदोलन किए। तो क्या आप मानते हैं कि जो जेल में चले गए वो बिल्कुल उनका डेड एंड हो गया? व्हाट यू आर टॉकिंग इन द टीवी नेशनल डिबेट, व्हाट यू आर टॉकिंग? They have absolutely lost the confidence in the state of Karnataka that they lose the absolute dream. I'm telling you, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त देश और सबका साथ सबका विकास, निश्चित रूप से ये सरकार हमारी बन रही है। और इसीलिए आप लोग सब बौखलाए हुए हैं और आप लोगों की कोई जमीन नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। देयर इज नो डेवलपमेंट नीति, कोई आपकी नीति नहीं है डेवलपमेंट की। अगर आपकी नीति है तो आप बताइए। हमने अपनी नीति बता दिया, हर किसान के खेत को पानी देंगे, हर बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। दिस इज आवर आइडियोलॉजी एंड आवर आइडिया एंड आवर नीति। आपका नीति क्या है? आप केवल एक ही नीति है, प्रधानमंत्री जी को गाली दो, प्रधानमंत्री जी को आरोप लगाओ, बीजेपी को गाली दो, बीजेपी को आरोप करो। दिस इज योर नीति। यू डोंट हैव एनी नीति, कोई नीति नहीं, कोई आरोप लगाना ये आपका नीति है। झूठ फैल बोल रहे हैं कि डायरी खोलिए भाई। वेयर आर द जॉब्स? वेयर आर द जॉब्स? यू टेल मी वेयर आर द जॉब्स? आखिरी रिएक्शन गुलरेज आपका। एक मिनट असलम, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है गुलरेज जल्दी से पूरा करिए।
के बारे में यही बात लागू होती गुलरेज है। अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। इनके ऊपर बलात्कार का केस चला था, वो कोर्ट ने उनको रिलीज दिया, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होती? क्योंकि येडियुरप्पा जी को भी कोर्ट ने बरी किया, उनको बाइज्जत बरी किया और राहुल गांधी को भी किया। जी, राहुल गांधी को कब बरी किया? चलिए मैं शो वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले कंक्लूडिंग कमेंट मैं अंबिकानंद सहाय जी से चाहूंगा। देखिए सर, ये मैं चाहता हूं आप बताएं 2013 का जो इलेक्शन था जी, गुलरेज समय पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया है। अंबिकानंद जी, 2013 से 2018 में अब क्या अंतर आपको लग रहा है? इस बार के चुनाव में आपको लगता है इस बार बहुत दिलचस्प है, वाकई बहुत संघर्षपूर्ण होगा? जैसा पहले कहा, ये लिंगायत एंगल से एक नई चीज आ गई है कर्नाटका की राजनीति में, और हर पल हर क्षण राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। आज सुबह येदियुरप्पा जी को एक और झटका न्यायालय से मिला है, एक और इलीगल लैंड अलॉटमेंट केस खुल गया जी। अब इसका असर पड़ता है नहीं पड़ता है, ये तो देखने की चीज है, लेकिन अब चुनाव सिर्फ एक हफ्ता है। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी से ये बताइए, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को देखा है कि वो जिस राज्य में जाते हैं वहां पर हवा का रुख मोड़ देते हैं। कर्नाटक में क्या लगता है? तो ये भाजपा का सौभाग्य है कि उनके पास मोदी जी जैसा नेता है। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी विदाउट मोदी इज जीरो जी, बीजेपी विथ मोदी इज ए पावर टू रेकॉन विद। कर्नाटक में मोदी मैजिक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि बहुत ही संघर्षपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है कर्नाटक में। और अगर प्री पोल सर्वेज की बात करें तो उसमें तो हंग असेंबली की बात की जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो जेडीएस किसकी तरफ जाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो ये कह रही है कि हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर की दूरी रखेंगे। फिलहाल आनंद साहू आपका, तहसीन आपका, सैयद असलम आपका, गुलरेज शेख आपका और अंबिकानंद सहाय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही।